Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today I'm going to give you important questions of Chapter 3 Money and Credit of Economics. In this video, we are going to deal 7 topics and 2 stories of Salim and Supna. So, dear, let's start. या मैं शुरू करने जा रही हूँ कि पहला क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। होपफुली आप इससे पहले के वीडियोस देख चुके हो। इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है चैप्टर की शुरुआत से ही है। मैं आपको बता दूं कि मैं पेज नंबर जो यहाँ डाल रही हूँ, जो आप देख रहे होगे, ये पेज नंबर आप एनसीईआरटी के बुक में जाकर चेक कर सकते हो। मैं पेज नंबर डाल रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आप बुक देखो, बुक को अवॉइड नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं बुक से ही टॉपिक्स ले रही हूँ और सब टॉपिक्स। होपफुली आपको ये चीज़ पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपका ये पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम है क्या, जिसको हम मनी एज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही टॉपिक दे देती हूँ क्योंकि अलग से टॉपिक और अलग से क्वेश्चन जनरेट करना वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। सो मैं टॉपिक एज वेल एज क्वेश्चन के रूप में ही आपको यहाँ दे रही हूँ, तो आप इसे डेफिनेटली नोट करो। तो पहला है बार्टर सिस्टम है क्या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सिंपली आप यहाँ देखो कि बार्टर वर्ड निकला कहाँ से, तो पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स पुट करूँगी। बार्टर जो है डिराइव फ्रॉम बैरोटर, ठीक है। ये है क्या, तो ये एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जो कि वेयर पार्टिसिपेंट्स इन अ ट्रांजेक्शन्स डायरेक्टली exchange goods or services to the other goods or services without using a medium of exchange। ध्यान से आप देख लो कि बार्टर सिस्टम है क्या। तो इस सिस्टम में दो लोग, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वेयर पार्टिसिपेंट्स इन ट्रांजेक्शन, यानी कम से कम दो लोग तो होंगे ही। ऑब्वियसली किस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं पर दो से कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ट्रांजेक्शन्स में ये डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को अदर गुड्स और सर्विसेज से। इसमें वो बिना किसी एक्सचेंज, विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस लाइन को मैं फिर से एक अंडरलाइन कर रही हूँ। क्यों मैं ये कह रही हूँ यहाँ विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स कि इनके पास पैसे नहीं है। ये जिस समय की बात है, यानी बार्टर सिस्टम जब कंटिन्यू हो रहा था उस समय सिंपली मनी था ही नहीं। तो लोग कैसे अपने सामान को एक्सचेंज करते थे। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, मैं वहीं से आपको ले जाऊँगी। तो इसकी एक डिमेरिट थी और वो डिमेरिट पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल जो नीचे दे रही हूँ वो मैं आपको पुट करने वाली हूँ। इसकी डिमेरिट थी कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड ज़रूरी है। पेज 39 पे जैसे ही आप ओपन करते हो ना, तो ये जो है आपको बोल्ड लेटर में उसमें आपको दिख जाने वाला है। होपफुली आप उसको वैसे ही चेकआउट करो। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, आप एक बार देख लो। आप यहाँ क्या देख रहे हो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ डाला हुआ है। जैसे यहाँ मैंने नाम डाला है 3 लोगों का, सच एज 3 पर्सन्स, किरण, मिरन एंड हिरन। किरण हैज़ वीट, मिरन हैज़ राइस एंड वीट एंड हिरन हैज़ ओनली ऑयल। ये 3 लोग हैं, तीनों के पास अलग अलग चीज़ है। और हम किस ज़माने की बात करें, जब पैसा नहीं था, जब मनी नहीं था, यानी एक्सचेंज करने के लिए, हम कुछ खरीदने के लिए मनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उस समय की ये बात है। तो उस समय ये तीनों एक्सचेंज कैसे करेंगे, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना कि ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड या वांट कैसे यहाँ मैटर करता है। तो किरण के पास वीट है पर उसे राइस खरीदना है, तो वो किससे बात करना कोई की कोशिश करती है, तो वो मिरन से कहती है कि मिरन मुझे तो आप राइस दे दो और बदले में वीट ले लो। तो मिरन क्या कहती है कि ऑलरेडी मेरे पास तो वीट है, क्योंकि उसके पास तो वीट है। वो क्या कहती है, नहीं नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी वीट है, तुम्हारे पास क्या ऑयल है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसके पास राइट और वीट हैं, उसे तो ऑयल चाहिए। तो एक्चुअली किरण की डिमांड तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ क्या नहीं मैच हुआ, दोनों के डिमांड मैच नहीं हुए। दैट मीन मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ। आप देखो कि किरण की चाहत है कि उसे तो राइस मिल जाए, राइस है मिरन के पास, लेकिन मिरन को क्या चाहिए, वो राइस के बदले क्या चाहती है, ऑयल चाहती है, जो कि किरण के पास नहीं है। ऑयल किरण के पास है ही नहीं। तो किरण जो चाहती थी वो डिमांड तो वहीं कंप्लीट खत्म हो गया। अब किरण क्या कहती है कि ठीक है, अब मिरन की तलाश पूरी हो रही है। किरण तो अब उदास है, किरण भी अब ढूंढ रही है कि भाई उसे कहाँ से राइस मिले।
लेकिन इसके पास राइस था, उसे तो राइस इसने दिया नहीं। वो कहती है जो उसे ऑयल देगा, तो वो अब ढूंढती है मिरन, उसे कौन मिल जाती है, हिरन। हिरन मिल जाती है और हिरन कहती है कि हिरन से वो कहती है कि मुझे तो ऑयल चाहिए, बदले में तुम व्हीट या राइस ले लो। तो हिरन कहती है कि हाँ हाँ, मुझे तो राइस और व्हीट दोनों चाहिए, अच्छी बात है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इन दोनों के डिमांड मैच हो गए, यानी इन दोनों को जो चाहिए वो मैच हो गया। और आसानी से इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड, ड्यूअल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड मैच हो गया। लेकिन यहाँ जो है किरण की हालत खराब है, क्योंकि किरण को राइस चाहिए, पर उसे राइस मिरन देने को तैयार नहीं, क्योंकि मिरन क्या कहती है कि उसे तो ऑयल चाहिए। हिरन जो है वो लकी निकली कि भाई उसको मिरन के पास दोनों ही चीज़ मिल गई, वो ऑयल से एक्सचेंज कर ली। मैं यहाँ क्या बताना चाहती हूँ कि इस पूरी स्टोरी में आप देख रहे हो कि ठीक है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो गया। यहाँ स्टोरी, हिरन की स्टोरी देखो तो उसे लगता है उसे तो बढ़िया फ़ायदा मिल गया, राइस भी उसे ऑयल देकर मिल गया और व्हीट भी उसे ऑयल देकर मिल गया। लेकिन यहाँ पर किरण जो है वो सबसे अनलकी साबित हो गई, क्योंकि उसे जिसके पास राइस था उससे भी नहीं मिला। अब फिर अब दूसरी कहानी में देखो, अब उसे किरण ने सोचा कि चलो राइस नहीं मिला तो देखती हूँ ऑयल ही मिल जाए। देखो अब वो ढूंढती है, इसके पास तो ऑयल था नहीं, वो इसके पास जाती है, इसके पास जाती है तो कहती है भाई तुम व्हीट ले लो, बदले में ऑयल दे दो। तो हिरन फिर से क्या कह सकती है, अब भी तो मैंने मिरन से लिया है राइस और व्हीट, अब मैं तुमसे व्हीट लेकर क्या करूँगी। और इस तरीके से आप देख रहे हो किरण की स्थिति कितनी खराब हो गई। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता। अगर दूसरे स्टोरी में देखो तो भाई जिसको जो चाहिए आराम से मिल जाता। किरण को राइस चाहिए था, मिरन जो है वो उसे दे देता। अब बदले में व्हीट वो ले लेता कि चलो ठीक है, मेरे पास 10 kg व्हीट व्हीट पहले से ही है, चलो तुम और 10 kg दे दो, अब मेरे पास 20 kg व्हीट हो जाएगा। लेकिन मिरन तैयार नहीं हुई। मिरन तैयार हो जाती तो ये ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ डिमांड बन जाता, लेकिन मिरन तैयार नहीं हुई, इसलिए आपने देखा कि किरण को कितना दूर भटकना पड़ा और फिर भी किरण की डिमांड रह गई अधूरी। रह गई ना। ऑयल उसे चाहिए था, ऑयल वाले के पास भी गई तो हिरन क्या कहती है कि ऑलरेडी उसने मेरे किरण मिरन से ले लिया है, अब उसे तो चाहिए नहीं। तो ये सिचुएशन थी बार्टर सिस्टम की। और ये सिचुएशन अगर बार्टर सिस्टम की थी तो आप इसे ऐसे समझो कि बार्टर सिस्टम उस समय यूज़ होता था जिस समय आपके पास मनी एज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो नहीं था। ये तो हम सुनते ही है ना कि मनी जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था तो लोग चीज़ों को ही आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने क्या नोटिस किया कि इसमें ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड होना ज़रूरी है। तो सिंपली बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर, जो है गुड्स का क्या होता है, ट्रांजैक्शन आप कर लेते हो विदाउट मनी। गुड्स ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल होता है विदाउट मनी, बट हाँ, दो लोगों की डिमांड्स को मैच होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल हो जाता तो तीनों ही आपस में कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ वो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई सो दैट कि मुझे ये दिखाना था, पहले तो ऐसा ही होता था लेकिन चूंकि मुझे ये दिखाना था कि ये सिस्टम जो था बहुत यूजफुल नहीं था, इस पर क्वेश्चन मार्क था। और वो क्वेश्चन मार्क क्या था, तो ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड। और अगर ये डिमांड उसकी पूरी हो गई, हो जाती तो फिर ये सिस्टम तो अच्छा ही था और बहुत टाइम तक चला भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस सिस्टम का एकदम नुकसान था, इससे कुछ फ़ायदा नहीं था। तो अब मैं आपको इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे रही हूँ। आप देख लो, मैंने यहाँ भी पेज नंबर 39 डाला हुआ है, ये आप एनसीईआरटी के बुक को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर द लिमिटेशन। जिस लिमिटेशन के बारे में मैंने अभी आपसे बात की बार्टर सिस्टम की, वही चीज़ यहाँ मैं बता रही हूँ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। और ये भी जो मैंने यहाँ आपको आंसर पुट किए हैं वो सारे के सारे पेज नंबर 39 से ही लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं, लिमिटेशन, खामी या फिर ड्रॉबैक, यहाँ पर मैंने ड्रॉबैक नहीं डाला लेकिन आप लिख लो कि ये ड्रॉबैक भी कहलाता है। लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, ये तीनों वर्ड यहाँ जाएंगे। और मैंने टाइप करते वक्त शायद मेरे जहन से उतर गया, इसलिए मैंने नहीं किया, तो मैं भी आपको सिर्फ बता रही हूँ। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन में आप क्या क्या पुट करोगे, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक। ये सारे लिमिटेशन थे बार्टर सिस्टम के, इसीलिए इसकी जगह मनी आया। तो पहले इसकी लिमिटेशन को आप पढ़ लें। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है जो पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्या बताया था, ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स नेसेसरी। अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया ना, यहाँ पे ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ डिमांड, सॉरी,
ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड ज़रूरी था। तो पहली लिमिटेशन तो यही है, क्योंकि आपने किरण मिलन और हिरन की स्टोरी में तो देख ही लिया कि वहाँ पर कितनी मुश्किल हुई किरण को। तो आपने ये देखा कि ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नेसेसरी है जब बार्टर सिस्टम आप कर रहे हैं, यानी दो लोगों की डिमांड मैच होगी तभी तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज पॉसिबल होगा। तो पहली ड्रॉबैक ये थी, और उसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी, जिसमें मैंने किरण मिलन और हिरन की स्टोरी आपको दी। और आप इसी इसी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन का मार्क्स बड़ा होता है तो वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको ऊपर दिया वही आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। योर नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ गुड। अब दूसरी सबसे बड़ी खामी क्या है कि इसमें जो कोई स्टैंडर्ड तो है ही नहीं कि गुड्स के मेजर का। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए फिर से मैं आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही शो कर रही हूँ। सी, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि ऑयल देकर हिरन ने क्या ले लिया, राइस और वीट ले लिया। लेकिन यहाँ वैसे भी हम जानते हैं कि ऑयल की कीमत तो ज़्यादा होती है राइस और वीट से, चाहे राइस के पर केजी लो या वीट के पर केजी लो। और वैसे भी ऑयल तो केजी में मेजर ही नहीं होता, ऑयल तो क्या चीज़ में मेजर होता है, लीटर में मेजर होता है। तो अगर आपने देखा और प्राइस में भी अंतर हो जाएगा, होगा ना, तो फिर आप क्या देख रहे हो, इस पॉइंट को मैं यहाँ वही बता रही हूँ। यहाँ इस पॉइंट में मैंने आपको क्या दिखाया कि सिंपली यहाँ लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ गुड्स, यानी सामान का तो कोई स्टैंडर्ड मेजर ही नहीं है। मेजर भी आप देख रहे हो कि भाई एक तो केजी में नपा और दूसरा लीटर में नपा। और दूसरी चीज़ मैं उसके कॉस्ट के लिए भी बता दूंगी, इसी को आप समझो। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इस चीज़ को मैंने अभी आपको बोला कि भाई दोनों की कीमत अलग थी, यहाँ पर दोनों का मेजर, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर जो था गुड का वो अलग था। राइस और वीट का मेजर एक हो सकता है, बट राइस और वीट एक तरफ और एक तरफ ऑयल, जहाँ एक्सचेंज हुआ सामान का वो तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ की लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। तो दोनों के पेमेंट की भी बात अगर यहाँ कर लो कि उसका जो स्टैंडर्ड था, आई मीन दोनों के कॉस्ट का स्टैंडर्ड जो था वो तो वेरी करता ही है ना, क्योंकि ऑयल की कीमत होती है ज़्यादा, वीट एंड राइस की कीमत होती है कम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये मैंने क्यों डाला कि सिंपली कि आप कहीं जाते हो, आज आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको बहुत सारे सामान भी खरीदने हो। मैं अगर कहूँ कि एक पूरे ट्रक भर के भी सामान आपको खरीदने हो, तो आप आराम से अपने पर्स में पैसे या क्रेडिट कार्ड लेकर निकल जाओ और वहाँ से सामान को भर के ले आओ। लेकिन इस केस में जहाँ बार्टर सिस्टम था, आपको अगर ज़्यादा सामान खरीदना पड़े तो आपको पहले तो गेहूँ, चावल, ऑयल के कंटेनर और बाकी सबको कैरी करने के लिए भी एक ट्रक चाहिए होगा, और वहाँ से जो आप एक्सचेंज करके सामान लाने वाले हो उसके लिए भी चाहिए होगा। तो हो गया ना, स्टोर करने वाली वैल्यू का भी कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। ना करने की वजह ये है कि बुक में इतना ज़्यादा अभी आपको नहीं दिया गया। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन इसलिए कर रही थी, अगर आप आगे जाकर एमबीए वगैरह करते हो तो आपको ये सारी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऑब्वियस है पूरे चैप्टर से ही मैं ले रही हूँ, टॉपिक एंड सब टॉपिक से, और उन्हीं क्वेश्चंस को ले रही हूँ जो आपके प्रीवियस बोर्ड्स में टच किए जाते रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं है उसको मैंने लिया है, तो वहाँ मैं बताने वाली हूँ कि ये आया तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैंने लिया है। तो आगे मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये मनी क्या है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये कैसे यूजफुल है। मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूजफुल हाउ, एक्सप्लेन कीजिए। तो सिंपली यहाँ पर पेज 39 एंड 40 दोनों से मैंने लिया है, और वैसे ये पहला ही पेज है आपके इस चैप्टर का। मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है काफ़ी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये रीजंस आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स। इसको मैंने थोड़ा ये भी कर दिया है, आप देख लेना कि मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स आपके लिए बनता है या उठाता है, या मीडिएटर का रोल प्ले करता है। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया ना कि कहीं कुछ सामान को लेने जाना हो तो आप जब ज़्यादा सामान खरीदना हो तो आप तो एक ट्रक ले लो, उसमें खूब सारे सामान भर लो और दूसरी जगह घूमते चलो, और वहाँ से आप उसको एक्सचेंज करो और फिर एक ट्रक में भरो और लेके आओ। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मनी के चलते हम अपने पर्स में या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और जाते हैं, और वहाँ से हम जाएँ तो खूब सारा सामान लेकर आते हैं। जाते वक़्त किसी को पता ना चले कि हमने क्या रखा है, और लौटते वक़्त ऑफ कोर्स सामान
देखकर पता चल जाएगा कि सामान बहुत ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, इसको कैरी करना आसान है। इसके कई फॉर्म हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसके जो है एक्सचेंज की वजह से क्या यूज़फुल है और कैसे वो यूज़फुल है वो मैं बता रही हूँ। दूसरा, मनी बहुत यूज़फुल है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में। कैसे? क्योंकि ये क्या करता है, इट्स एलिमिनेट्स, और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है एंड स्वाइप, आपको जो इजी लगे वर्ड वो आप ले लेना। इट्स एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, क्योंकि हमने देखा कि बार्टर सिस्टम में तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स ज़रूरी था, लेकिन जब आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऐसे ड्यूअल कोइंसिडेंस को लेके चलो। आपको जो खरीदना है आप बस अपने पास मनी के फॉर्म रखो, और फॉर्म इन इन टर्म्स ऑफ कि आप कैश रख सकते हो, चेक रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आज। तो वो सारे फॉर्म आप लेके जाओ जो कि बहुत इजीली आप कैरी करते हो, और बदले में उन चीज़ों को लेकर आ जाओ और कोई आपको नहीं मना करेगा। जैसे जैसे मैंने ऊपर के एग्जांपल में बताया, किरण मिरन और हिरन की स्टोरी में, तो किरण को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो चाहती तो थी, बट जिससे उसे एक्सचेंज करना था वो तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे कुछ और चीज़ चाहिए था, और हिरन और मिरन को जो चाहिए था वो किरण के पास था नहीं। तो किरण का तो डिमांड पूरा नहीं हुआ। तो एक्चुअली अगर उसके पास पैसे होते तो वो उन चीज़ों को खरीद सकती थी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है एलिमिनेट कर देता है वो सारी प्रॉब्लम्स को जो ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट के लिए आई मीन बार्टर सिस्टम में जो ज़रूरी था। योर नेक्स्ट पॉइंट इज बायर्स एंड सेलर्स एग्री बिकॉज ऑफ द कॉमन वैल्यूज, और बायर्स और सेलर्स को प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि दोनों के पास उसके दोनों को पता है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैंने ऊपर के एग्जांपल में आपको क्या बताया कि भाई ऑयल की कीमत तो ज़्यादा होती है, बट जो मिरन ने हिरन से एक्सचेंज किया तो उसने ऑयल के बदले क्या दिया, राइस एंड व्हीट दिया। तो एक्चुअली राइस एंड व्हीट की वैल्यू उतनी नहीं होती है जितना कि ऑयल की होती है। तो यहाँ पर जो उसके मन में, हिरन के मन में जो छुपी हुई थोड़ी सी बात रही होगी, तो यहाँ पर तो वो पूरा हो गया, क्योंकि बायर्स एंड सेलर क्या था, तैयार था, क्योंकि उसको इसके लिए वैल्यू से ही मिल रहे थे। ठीक है, मान लो कि ऑयल की कीमत अगर 100 रुपीज़ kg है और लीटर है, सॉरी, और व्हीट एंड राइस की कीमत 40 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ kg जो भी है, 60 रुपीज़ kg, तो वो उसके वैल्यू के बराबर ही लेता है ना। तो वो 40 रुपीज़, दैट मीन कि जो हिरन है उसको अपने ऑयल के बदले जो है उसको अपने 1 लीटर ऑयल के बदले जो है राइस जो है उसको हो सकता है 1.5 kg मिल जाता, जिस तरह के उसके वैल्यू होते। तो इस तरह से अब कोई डाउट नहीं है, पैसे के आने की वजह से जो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। तो है ना, मनी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने नोट 1 डाला है। ये मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ, हालांकि ये मैं इस पॉइंट में ऐड कर सकती थी बट ऐड मैंने नहीं किया, क्योंकि ये एक्चुअली मनी के डिमेरिट हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम के डिमेरिट्स कम रहे हैं, लेकिन हाँ, ये डिमेरिट्स के तौर पे मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर डिमेरिट्स या फिर कैरेक्टर्स केवल पूछे तो आप पूरा का पूरा डाल सकते हो। अब यहाँ सुन लो मैंने यहाँ क्यों डाला है, आप देख लो। नोट 1 करके डाल दिया है, तो इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं है, बट हाँ समझने के लिए आप राइट डाउन कर सकते हो। और वैसे मनी, इट की जगह आप मनी यूज़ करो। लूज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइपर इन्फ्लेशंस। मनी की कीमत भी जो है महंगाई के समय घट जाती है, पैसे की कीमत घट जाती है इन द सेंस कि भाई जैसे अभी एकदम रिसेंट एग्जांपल मैं बताऊं तो अभी जैसे टमाटोज़ की कीमत क्या हो गई, 80 रुपीज़ kg मार्केट में मिल रही है। थोड़े टाइम पहले अनियन की कीमत बहुत ज़्यादा थी, 160 रुपीज़ kg, और अभी मार्केट में जो है उसकी कीमत क्या हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, और जो है आपने देखा कि पैसे की वैल्यू तो कम हो गई ना। जो चीज़ आप अभी अगर अनियन की बात करूँ तो मार्केट में इजीली 25 रुपीज़ और 20 रुपीज़ kg अनियन मार्केट में है, लेकिन थोड़े टाइम पहले मैं बोल सकती हूँ कि 6 महीने 8 महीने पहले शायद होगा, तो अनियन की कीमत बहुत बढ़ गई थी। तो दैट मीन उस समय में पैसे की कीमत घट गई थी, महंगाई बढ़ी, पैसे की कीमत घट गई, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा पैसा चीज़ देकर आपको वो थोड़ा सामान लेना पड़ता है। तो ये उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं और हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही ऐड किया है। आप इसको डायरेक्ट इसमें मत ऐड करो, लेकिन हाँ अपने जो है समझदारी के लिए इसे रख सकते हो आप। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is modern form of money, page number 40,
ये मैं बता दूं, इस टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन मैंने देखा है अभी तक, लेकिन हाँ ये बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने ये बता दिया है। और हालांकि आप बहुत इजीली याद कर लोगे। एक्चुअली इस टॉपिक में पेज नंबर 40 पे जो आप टॉपिक देखोगे ना, उसका ये ज़रूरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने यहाँ दिया है। बट क्वेश्चन नंबर 5 समझाने के लिए मुझे ये देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। आप ये देखो कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, यानी मनी के बहुत सारे हमने गुणगान तो कर ही लिए। अब मनी में कौन कौन सी चीज़ शामिल है आज के टाइम पे, तो आप देख लो। करेंसीज है, पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, चेक्स हैं। तो आगे मैंने चेक के ऊपर भी दिया है, जैसे ये वाली क्वेश्चन आप नोट 2 में मैंने कुछ डाला है और उसके बाद कुछ डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे दूँ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है। तो इन तीनों के का जो फॉर्म है आप देख लो, और यहाँ पर मैंने नीचे में जो डाला वो आप ज़रूर देख लो। मॉडर्न करेंसीज जो है आर नॉट मेड अप ऑफ प्रिसीजियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। यानी जो आज के टाइम पे हम मनी का फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो ना तो गोल्ड के होते हैं, कॉइन के भी, सिल्वर के नहीं होते हैं, कॉपर के नहीं होते हैं। पुराने टाइम पे जब हम बार्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे ना, या फिर उसके बाद थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे किंग्स के पीरियड में आपने देखा है, और इस चैप्टर में भी जब आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कुछ कॉइन्स हैं जो कि अलग अलग मेटल्स के बने थे, जो वैसे ही काफ़ी प्रिसीजियस थे। बाद में अब क्वेश्चन ये उठता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैंने अभी आपको बोला, जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है इस टॉपिक का, पेज नंबर 40 में ही ये है कि आप क्वेश्चन ध्यान से देख लो। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसीज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रिसीजियस मेटल इवन दो इट इज वैल्यूबल। वाई? अभी आपने बताया कि भाई कोई भी चीज़ होती, ये इतनी कीमती चीज़ की नहीं बनी है, लेकिन फिर भी उस पैसे की कीमत है, कागज का ही तो है। नोट आप किस चीज़ का देखते हो, वो बिल्कुल पेपर के रुपीज़ हैं, लेकिन उसकी वैल्यू है। क्यों? तो क्यों का जवाब यहाँ है डियर। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जो आप देख रहे हो, दिस वन, वेट अ मिनट डियर, दिस वन। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसीज जो है आर नॉट मेड अप ऑफ करेंसीज सॉरी प्रेसिजियस मेटल इवन दो इट इज वैल्यूबल। आप देख रहे हो मैंने यहाँ से यहाँ तक ही एकदम डाला है, उसके बाद वाई के आंसर है मैंने यहाँ से डाला, बिकॉज रिजर्व मनी, sorry, because Reserve Bank of India, this one, India issues currencies on the behalf of central government. इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्ज़ी से। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, अभी हम लोग 2020 में हैं, 2016 की स्टोरी थोड़ी याद करो। तो उस वक्त अचानक से जब मोदी जी का जो नवंबर में 8 ऑफ नवंबर को करेंसीज़ को, जो पहले से चली आ रही करेंसीज़ को हटाया गया था, दैट मीन 500 और 1000 की रुपीज़ को, तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं रही थी, बेकार हो गई थी, राइट। अचानक से उसके बाद जो है करेंसीज नहीं आ गई आपके पास, 1000 के बदले 2000 के नोट आ गए मार्केट में। और ऑलमोस्ट ये लंबा टाइम हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि पैसे की कीमत है। क्यों? क्योंकि इसको रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से रिलीज करती है। वही पैसा जो 2016 से पहले तक, 8 नवंबर से पहले तक 500 और 1000 के नोट्स वैल्यूबल थे, वो उसके बाद बेकार हो गए थे, राइट। बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी थी कि यहाँ पैसे मिले वहाँ मिले, यानी जिनके पास ब्लैक मनी थी उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से उसकी कीमत खत्म हो गई थी। खत्म इसलिए हो गई क्योंकि रिजर्व बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से नए करेंसीज को छापने शुरू कर दिए थे। यहाँ मैंने वर्ड छापना यूज़ किया है, तो प्लीज़ इसको ये मत समझना कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है अपनी मर्जी से जितने भी पैसे छाप सकती, नहीं, ये रूल फॉलो करती है। सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हीं पैसे को छाप रही थी जो उनके पास था। दैट मीन बाद में भी जितने 500 और 1000 के नोट जमा हुए, उतने ही नोट छापे गए, उससे ज़्यादा नहीं छापे गए। इससे आपकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी स्टोरी के लिए आपने स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ लिया है, हिटलर का जन्म ही जर्मनी में इसलिए हुआ था, जन्म हुआ, दैट मीन हिटलर एक साधारण से मैसेंजर थे, और वो कैसे वहाँ पे तानाशाह बने, उसकी कहानी में आपने देखा है कि वहाँ भी एक टाइम ऐसा आया था कि नोट्स को छापा जाने लगा था। तो यहाँ पर मेरे छापने का मतलब ये मत लगाना कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से पैसे छाप सकती है, बिल्कुल भी नहीं छाप सकती। छापने का मतलब यहाँ ये है कि उनकी परमिशन से सिर्फ उतने नोट छापे गए जितने वहाँ पहुँचे थे। ओके,
अब यहाँ पर मैंने नोट 2 डाला है, वो आप एक बार देख लो। नोट 2 डालने की वजह भी मेरी यही है क्योंकि ये भी मनी का एक प्रकार है, तो मुझे लगा कि मैं आपको दे दूँ। क्वेश्चन तो नहीं आया है कभी, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मुझे बता देना क्योंकि मैं यहाँ आपको चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ विथ नोट्स। तो ये पेज नंबर 41 पे है, जिनको आपको देखना होगा वो डेफिनेटली देख लो। यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसमें एक चेक की तस्वीर भी दी गई है, तो उसको मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैंने चेक की तस्वीर तो यहाँ नहीं दी है, आप देख लो पेज नंबर 41 खोल के। डिमांड डिपॉजिट है क्या? तो डिमांड डिपॉजिट का अगर है तो आप यहाँ पर मैंने दे दिया है कि एक पेमेंट है। डिमांड डिपॉजिट इज अ पेमेंट्स मेड बाय चेक इंस्टीड ऑफ कैश। यानी डिमांड डिपॉजिट क्या है? एक पेमेंट है, और पेमेंट का वो कैसा प्रकार है? कैश नहीं देते इसमें, इसमें एक चेक साइन करके दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चेक क्या है? तो ये चेक जो है वो मैं आपको बता दूं, चेक जो है एक पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें लिखा होता है कि बैंक को पे करना है। स्पेसिफिक अमाउंट भी चेक में डला रहता है, और उसी अमाउंट को जो है बैंक जो है आपको देता है। यहाँ पर स्पेसिफिक के लिए अलग कर लेना, ठीक है। सॉरी, अभी ये मिस्टेक मुझसे हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको दूं कि पर्सन, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो जिसके, जैसे मैं मान लो एग्जांपल दूं कि ये मेरा बैंक अकाउंट है और इसका चेक मेरे पास है। चेक बुक हर किसी के पास होता है, जिनके पास बैंक अकाउंट है। ये मेरे नाम का अकाउंट है और इसका चेक बुक है। तो इस पे मैं किसी को दे रही हूँ, सपोज दैट मैं किरण हूँ, मुझे मिरन को चेक देना है। तो अब मैं मिरन को कैसे लिख रही हूँ? तो ये मुझे अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो मेरा ही बैंक के अकाउंट का, उसमें मेरे अकाउंट का नंबर लिखा हुआ है। मैं उसमें मिरन का नाम लिखूंगी और लिख दूंगी कि 10,000 पे। तो वो जो है मेरे अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे हों, सिर्फ उसको 10,000 ही दिए जाएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक उसमें वैल्यू मेंशन होता है, और वो जिस बैंक का मैंने उन्हें दिया है वहाँ जाकर उसे विड्रॉ कर सकती है। तो इस तरह से चेक होता है। अब चेक को मैंने यहाँ पर समझाया है। चेक क्या है? तो इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्शन। ये पेपर पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन होता है टू द बैंक to pay amount of the specific person's account to the person whose name in the check। एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट से किसी स्पेसिफिक आदमी को ही दिया जा सकता है जिनका वहाँ नाम मेंशन हो। जैसे अगर ये बैंक अकाउंट मेरा है, चेक बुक मेरा है, इसमें मैंने मिरन को दिया है, तो मिरन को ही वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 41 पे ही आप रहोगे, और मैं यहाँ आपको बता दूं कि मेंशन द लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। सी, पेज नंबर 41 में दिया गया है, और इसमें भी एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना हुआ है, उसी को मैंने यहाँ आंसर के फॉर्म में दिया है। आप अगर बुक देख रहे हो तो आप देख पा रहे होगे कि नीचे जो बॉक्सेस है बस उन्हीं को मैंने यहाँ आंसर के फॉर्मेट में पुट कर दिया है। दीज आर द लोन एक्टिविटीज, यानी बैंक कौन कौन से लोन एक्टिविटीज करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप स्किप मत करो इस चीज को। हाँ, अगर बुक आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, फिर आप स्किप कर सकते हो। आप देख लो ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैंने अभी ग्रीन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में कई बार देखा गया है। अब मैं आपको दिया ये ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं क्वेश्चन तो बड़े दे रही हूँ और बोल रही हूँ ये 1 मार्क्स में आएगा या आता है, तो इतना छोटा छोटा अलग करके तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ पुट करनी है आपको। सो यहाँ पर मैं इस फॉर्म में आपको दे रही हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बैंक क्या करता है? सबसे पहला तो उसका लोन एक्टिविटी ये है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो लोन दे सकता है। कोई भी, इवन आजकल तो स्टडी लोन भी मिलते हैं, किसी चीज़ को शुरू करना हो, आपको गाड़ी खरीदनी हो, आपको घर खरीदना हो, ठीक है। कोलिट्रल भी बोला जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। कोलिट्रल से रिलेटेड मैंने एक भी टॉपिक इसमें नहीं डाला, जो आएगा, जो ऑलमोस्ट 3 टॉपिक इसमें छूट गया है, दैट इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल इनफॉर्मल, और लास्ट SHGs। ये 3 टॉपिक मैं इसमें कवर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उसमें दूंगी। दूसरा पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर? द डिपॉजिटर्स डिपॉजिट मनी इन द बैंक एंड गेट्स इंटरेस्ट। जो डिपॉजिटर्स हैं, जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर पैसे, तो बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट तो देता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप ध्यान से देखो, बैंक कीप्स ओनली, ध्यान से समझना आप, कीप्स ओनली 15% ऑफ डिपॉजिट विथ देम एज कैश।
यानी बैंक में जितने भी पैसे जमा होते हैं उसका सिर्फ 15% ही वो रखता है और वही 15% से वो सबको लोन देता है। अब मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करूँ, एग्जाम्पल मैं ऐसे ही पुट करती हूँ कि सपोज करो बैंक के पास 100 रुपीज़ जमा हुए। मैं जानबूझ के 100 बोल रही हूँ सो दैट कि आप परसेंटेज बहुत ईजिली निकाल पाओगे। सपोज दैट बैंक के पास 100 रुपीज़ जमा हुए और 100 रुपीज़ जब जमा हुए तो 100 रुपीज़ में से वो क्या करता है, 15 रुपये सिर्फ अपने पास रखता है और बाकी के सारे पैसे वो सिंपली जो है वो कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। अब ये 15 रुपीज़ जो है उस मनी का जो है वो इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा होता है कि वो आपको लोन देता है। अब ये लोन वो कैसे दे रहा होता है, तो आप जब उनसे लोन लेने जाते हो तो ऑब्वियसली इसके रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इस वीडियो में मैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट कवर नहीं कर पा रही हूँ। एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज these deposits are यूज टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट। और ये डिपॉजिट जो है वो आपके लोन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो है पूरा किया जाता है। यानी जब वो 15% सिर्फ अपने पास रखता है और बाकी सब वो कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तभी तो वो आपको इंटरेस्ट देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट देता है। तो इस तरह से बैंक का कारोबार चलता है और उसने 15% रखा है या नहीं इसकी चेकिंग होती रहती है। आरबीआई के पास ये रिजल्ट रहता है। आरबीआई टाइम टू टाइम से चेक करती है कि हर बैंक जो है उसने एटलीस्ट उसके पास जितना पैसा आया उसका वो एटलीस्ट 15% अपने पास रख रहा है या नहीं। अब मैं आपको आगे दे दूं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाट डू यू नो अबाउट क्रेडिट। क्रेडिट है क्या? तो क्रेडिट सिंपली कहता है कि क्रेडिट इज जनरली डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ लेंडर एंड अ बोरोवर। क्रेडिट जो है वो सिंपली एक उधार देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। देने वाले को हम कहते हैं लेंडर और लेने वाले को हम कहते हैं बोरोवर। तो इस तरह से क्रेडिट एक सिचुएशन है जो कि एग्रीमेंट होता है लेंडर एंड बोरोवर के बीच में, हु प्रॉमिस टू रिपे द लेंडर एट अ लेटर। यानी जो बोरोवर होता है वो प्रॉमिस करता है कि आप अभी मुझे दे दो, मैं बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा। ऑफ कोर्स उसमें इंटरेस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, इसके बारे में आगे हम देखें। बट अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये 7 टॉपिक था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था और ये क्रेडिट जो है पेज नंबर 43 पे आप चेक कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है ये एक्चुअली 2 स्टोरीज है आपके बुक में और इन 2 स्टोरीज को मैंने यहाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डाल दिया है। अब आप देख लेना पेज नंबर 43 और पेज नंबर जो 44, ये 2 पेजेस नंबर है जहाँ से मैंने ये लिया है। जो आप स्टोरी देख रहे हो ना, अगर आपने बुक खोला है तो आपने स्टोरी देखी होगी, सलीम की स्टोरी है एंड सपना की स्टोरी है। तो इन 2 स्टोरी को मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। तो आप पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन मैंने क्या फॉर्म किया है, क्रेडिट प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्रेडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल की मदद से। तो डियर मैं यहीं आपको बता दूं क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम एक स्टोरी देख रहे हैं पॉजिटिव के लिए और एक स्टोरी देख रहे हैं निगेटिव के लिए। तो सलीम की स्टोरी में पॉजिटिव नोट है, जो आप अगर पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो आपको पता है, मैं यहाँ बता दूँ। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर के तौर पे शुरू करती हूँ और साथ साथ मैं सलीम की कहानी भी बता दूंगी। तो आप देखो इसमें आपने क्या देखा कि क्रेडिट कैसे प्ले करता है। यहाँ पर मैंने दे दिया आंसर, क्रेडिट प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन द केस ऑफ सलीम। अब सलीम के केस में क्या करता है, ही गेट्स ऑर्डर टू मेक 3000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ ऑफ टाइम। एक्चुअली फेस्टिवल सीजन है तो सलीम जो है वो जूता बनाने वाला व्यापारी है या फिर जूता बनाता है, शू मेकर है। तो वो क्या करता है कि उसको ऑर्डर मिलता है एक जो है जो बड़े व्यापारी से। तो वो बड़ा व्यापारी उसे ऑर्डर देता है कि वो 3000 पेयर ऑफ जूते बना दे और 1 महीने में उसे दे दे। बट एक्चुअली सलीम के पास पैसे इतने नहीं है तो सलीम वो 3000 जूते कैसे बनाता है। तो आप देखिए वो 2 तरह के लोन लेता है, 2 लोगों से लेता है, 2 तरह के लोन लेता है। कौन कौन से वो लोन लेता है, तो पहला लोन वो क्या लेता है, ही गेट्स ऑर्डर टू मेक 3000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ ऑफ टाइम, सो ही गेट्स लोन फ्रॉम अ लेदर सप्लायर। ये है उसका पहला लोन। पहला लोन वो किससे लेते हैं, लेदर सप्लायर से। लेदर सप्लायर यानी जूते बनाने के लिए जो लेदर की ज़रूरत होती है
तो वो उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है मुझे तो अभी आप लेदर दे दो, अभी तो पैसे हैं नहीं, और जब मैं जूते में मुझे ऑर्डर मिले हैं 3000 शूज़ के, और जब वो पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। लेदर सप्लायर जो है उसे दे देता है। ऑब्वियस है वो इसके अंदर के टर्म्स भी उसके रहे होंगे कि भाई वो कितना उसे पैसा चाहिए, कि उसने अभी 5000 दिया है तो नेक्स्ट टाइम उसे कितना चाहिए, इतनी स्टोरी में नहीं डील की गई है। सिर्फ इतना आपको बताया गया है कि ये अच्छी स्टोरी है, यानी लोन के बाद सलीम की स्थिति अच्छी थी। और उसके बाद वो क्या करता है, दूसरा लोन वो किससे लेता है, तो सेकंड लोन वो लेता है लार्ज ट्रेडर से। इनफैक्ट आप उसी से लेता है जो कि एक्चुअली जिसने उसको ये जूते बनाने का ऑर्डर दिया है। और उससे वो क्या कहता है, एडवांस में आप 1000 जूते का तो मुझे पैसे दे दो एज एडवांस फॉर 1000 पेयर्स ऑफ शूज़। यानी वो उसी व्यापारी से कहता है कि 3000 जूते आपको बनाने हैं तो आप 1000 शूज़ के जो है पेयर्स के मुझे पैसे दे दो, और बाकी पैसे आप 3000 जब मैं आपको शूज़ पे कर आई मीन दे दूंगा 3000 शूज़, देन आप मुझे दे देना। तो ये सिचुएशन थी। वो 2 लोन लेता है और उसके लिए वो बहुत से कारीगर्स को, बहुत से ऐसे लोगों को हायर करता है जो उसके लिए जूते बना सकें, और उसके लिए बड़ी अच्छी सी सिचुएशन होती है। दीज टू क्रेडिट हेल्प हिम, और ये जो 2 क्रेडिट वो लेता है जिसकी वजह से ही वो डिमांड को फुलफिल करने में पूरा होता है और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेता है। सो we can say that credit plays a vital and positive role in the case of सलीम। यानी इस केस में तो लगता है वाह, सलीम के पास पैसे नहीं थे फिर भी सलीम ने लिया, और क्रेडिट ने उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसने मुनाफा भी बना लिया, भले ही उसने 2 लोन लिया लेकिन वो अच्छी कंडीशन पे थी। ये तो अच्छी कंडीशन है, लेकिन दूसरी जो है क्रेडिट, वो बुरी कंडीशन के ऊपर है जिसमें आप फंसते हो। क्रेडिट या डेट ट्रैप के नाम से भी हम इसको जानते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, ये वहीं पेज नंबर 44 पे आप जाके देखना, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाला है। आप देखो, क्रेडिट इज पेनफुल व्हेन द बोरोवर्स ट्रैप्ड इनटू डेट। ये DEBT है बट इसको डेट ही प्रोनाउंस करना। अब ये स्टोरी जो है सपना की स्टोरी है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आंसर हम शुरू करें। क्रेडिट इज अ पेनफुल व्हेन द बोरोवर्स ट्रैप्ड इनटू डेट। वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्टोरी ऑफ सपना। सपना की स्टोरी से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर आई मीन इस केस में इसको स्टोरी के फॉर्मेट में ही आप देखो। शी इज ए स्मॉल फार्मर ग्रोस ग्राउंडनट। वो जो है एक छोटी फार्मर है, सॉरी मैंने यहाँ फार्मर्स बोल दिया था, वो एक छोटी फार्मर है और वो ग्राउंडनट प्रोड्यूस करती है, और उसके लिए उसे लोन चाहिए। ज़मीन भी उसके पास बहुत कम है और उसे लोन चाहिए अपने लिए, क्योंकि उस छोटी फार्मर है तो उसके पास है नहीं। एंड शी गेट्स लोन फ्रॉम मनी लेंडर टू मीट द कल्टिवेशंस एक्सपेंसेस। वो कल्टिवेशंस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो मनी लेंडर से लोन लेती है, बट क्रॉप्स फेल्स। बट उसकी फसल खराब हो जाती है। वजह क्या उसमें है, ड्यू टू पेस्ट। वो पेस्ट आई मीन जो पेस्ट्स हैं उसके फसल में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फसल स्पॉइल हो जाती है। हालांकि उसने बड़ी कोशिश की, पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करवाया, लेकिन वो उसका फसल जो है वो फेल हो जाता है। दैट मीन वो अच्छी फसल नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से वो लोन भी रिपे नहीं कर पाती है। अब ये तो एक बार की बात थी। सेकंड टाइम जब उसे फिर से कल्टीवेट करना था तो वो सेकंड टाइम लोन लेती है। सी गेट्स लोन, इनफैक्ट फ्रेश लोन अगेन टू कल्टीवेट, एंड शी गेट्स नॉर्मल क्रॉप। दूसरी बार अच्छी बात ये होती है कि वो लोन लेती है बट वो नॉर्मल क्रॉप उसे मिलता है। दैट मीन वो फसल उसकी अच्छी होती है। बट चूंकि वो 2 लोन ले चुकी है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो दोनों लोन को रीपे कर दे। तो ये सिचुएशन जो है उसके लिए ख़राब है। ठीक है, एक फसल उसकी ख़राब होती है, दूसरी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो लोन को रीपे करने की कंडीशन पे नहीं होती। तो ये सिचुएशंस से निपटने के लिए वो क्या करती है, प्लीज़ आप यहाँ देखो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सो सी हैज़ टू सोल्ड अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेट। तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी ज़मीन के एक टुकड़े को सेल करना पड़ता है ताकि वो अपने कर्ज से मुक्ति पा सके। तो ये तो पेनफुल ही है ना, क्योंकि वो अपने लोन को पे प्रॉपरली नहीं कर पाई, और इस तरीके से ये उसके लिए सही नहीं रहा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल बताता है कि दिस सिचुएशन इज़ पेनफुल बिकॉज शी ट्रैप्ड इनटू डेट, या फिर इसी को हम कहते हैं डेट ट्रैप। ओके डियर, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा मैं अब इस वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है।
होपफुली आप पढ़ रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे। उम्मीद करती हूँ कि हर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के लिए तैयारी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए उतना अच्छा होगा। लॉकडाउन का पीरियड है, कंटिन्यू हो रहा है, बट हाँ, बी पॉजिटिव डियर, और पॉजिटिव रहकर आप पढ़ो। होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या पढ़ना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक देने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। और पर हाँ, स्टोरीज़ और हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मुझे लगता है 3 मोर स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आपको दूंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड SHGs ग्रुप के बारे में। ओके डियर, चलो बाय डियर, हैव अ नाइस डे।